गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पोस्टल बैलेट। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वोट काउंटिंग लोकसभा इलेक्शन से पहले इंडिया जो गठबंधन है उन्होंने बोला है, रिक्वेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन को कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को कहा जाए कि पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग हो ईवीएम की वोट काउंट होने से पहले। तो पोस्टल वोटिंग क्या होती है ये समझ लेते हैं पहले। पोस्टल वोटिंग का मतलब होता है एब्सेंटी वोटिंग। एक ऐसा मेथड ऑफ वोटिंग है जिसमें कि जो इलेक्टर्स है जो वोट अपना मेल से जो है वो कास्ट करते हैं रादर देन गोइंग इन पर्सन और फिर ईवीएम के थ्रू वोट करना। इस मेथड को जो है वो खासकर यूज़ किया जाता है जो लोग अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हैं, जैसे आपके मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इंडिविजुअल्स जो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी से दूर हैं काम की वजह से, इलनेस की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पोलिंग स्टाफ जो दूसरी जगह पर काम कर रहा है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके वोट नहीं कर सकता, या फिर जो लोग प्रिवेंटिव कस्टडी में जो है डिटेंड किए हैं। जब कोविड का टाइम चल रहा था ये फैसिलिटी जो है जो भी लोग कोविड इन्फेक्टेड थे उनको भी जो एक्सटेंड की गई थी। और फिर उसके जो है बिहार के इलेक्शन से पहले ईसी ने रिकमेंड किया कि ये पोस्टल फैसिलिटी जो है इसको 65 ईयर्स ऑफ एज के जितने भी लोग हैं उन सबको भी एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन फिर अब धीरे धीरे जो है वो टाइम गैप बढ़ता रहा, ये कोविड चला गया। तो अब मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मिनिमम एज जो सीनियर सिटीजन्स की होगी जो कि पोस्टल बैलेट से वोट कर सकेंगे वो 85 ईयर्स होगी। ठीक है, बाकी सबको अपना नॉर्मल ईवीएम में जाके वोट करना पड़ेगा। तो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस तक क्या प्रोसीजर होता था कि पहले एक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती थी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग जो है वो शुरू होती थी। लेकिन उससे क्या होता था, रिजल्ट बहुत डिले हो जाता था क्योंकि वो जो है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता था। ईसी ने इसलिए डिसाइड किया कि गाइडलाइंस को चेंज किया जाए 2019 के इलेक्शंस के बाद। और क्योंकि पोस्टल बैलेट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए उसके बाद, जब तो खासकर 2020 की जब कोविड का टाइम आया तो अब जो है ईवीएम की काउंटिंग कभी भी शुरू की जा सकती है रिगार्डलेस कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग स्टेज कहाँ पर पहुँची है। न्यू गाइडलाइंस ये कहती है कि 30 मिनट के जो है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होने पर ईवीएम की काउंटिंग को स्टार्ट आराम से किया जा सकता है। और ये रूल जो है मैंडेटरी, एडिशनली रूल जो है मैंडेटरी रीकाउंटिंग और पोस्टल बैलेट्स जो है उसको भी जो है वो रिवाइज़ किया गया है। अब सिर्फ वो ही जो पोस्टल बैलेट्स को जो है दोबारा से रीवेरीफाई किया जाएगा जो कि इनवैलिड हो चुके हैं। ठीक है, लगभग 22 लाख से ज़्यादा पोस्टल बैलेट्स जो है वो रिसीव हुए थे 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में, और कहा जा रहा है कि इस बार थोड़े ज़्यादा होंगे। ओके, सेक्शन 54A जो है 1961 के रूल्स का, इलेक्शन रूल्स का, वो कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है पहले उनको पोस्टल बैलेट्स जो है वो पेपर्स डील करने पड़ेंगे। लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ ये कह रही है कि ईसी जो 2019 के बाद डायरेक्टिव निकाला है उससे जो ये सेक्शन 54A जो है सेक्शन 1961 रूल्स का वो वायलेट हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है अपोजिशन पार्टीज़ ने कि ईसी जो है वो नलीफाई नहीं कर सकता इन रूल्स को क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन से जो है वो लिए गए हैं। 2000 जो है 20 का इलेक्शंस का भी हवाला दिया गया है कि वो पहला ऐसा इलेक्शन था जहां पर पोस्टल बैलेट जो है काउंट किए गए थे एट द एंड ऑफ काउंटिंग ऑफ ईवीएम वोट्स। तब उस टाइम पर भी बहुत हंगामा किया गया था अपोजिशन पार्टीज़ द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है उनके पास आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर और रूल ऑफ स्टेयर डेसिसिस को। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या है? बेसिकली एक कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन है जिसमें कहा गया है कि एक एपिलेट कोर्ट अगर ऑर्डर पास कर देता है तो जो ऑर्डर लोअर कोर्ट द्वारा पास किया गया है वो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर में मर्ज हो जाएगा। इसका बेसिक प्रेमाइज ये है कि एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर एक से ज़्यादा डिग्री या ऑपरेटिव ऑर्डर जो है वो एक ही सब्जेक्ट मैटर को गवर्न नहीं कर सकते। ये जो भी आपका जो इशू होता है ऑर्डर से रिलेटेड कि कौन सा ऑर्डर इन्फोर्स किया जाए, बड़े कोर्ट का कि छोटे कोर्ट का, उन सबको जो है ये रिजॉल्व कर देता है। तो ये कहता है कि जो सुपीरियर कोर्ट ने ऑर्डर जो पास किया है उसके अंदर जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर जो था वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसकी कोई स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं है इस डॉक्ट्रिन की। ऐसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसेसिस भी है। इसमें कहा जाता है कि जो है कोर्ट्स जो हैं वो पिछली जो जुडिशियल डिसीजंस लिए गए हैं उस पर्टिकुलर मैटर पर, चाहे किसी भी केस में, उन सब को भी जो है वो मद्देनज़र रख के ही डिसीजंस दें। मतलब एक तरह से प्रेसिडेंट्स जिसको हम कहते हैं, तो एक तरह से ऑब्लिगेशन डाल देता है ये कोर्ट्स के ऊपर कि प्रेसिडेंट्स को जो आपको रेफ़र करना है अगर आप डिसीजन ले रहे हो उस पर्टिकुलर मैटर पर। तो ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बैंक क्लिनिक। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने बैंक क्लिनिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि बैंक कस्टमर्स जो हैं उनकी ग्रीवेंस रिड्रेसल की जा सके। तो ये एक इनिशिएटिव है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन द्वारा, जिसमें असिस्ट किया जा रहा है बैंक कस्टमर्स को ग्रीवेंस रिड्रेसल के साथ, ताकि क्योंकि जो है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है और आरबीआई की जो है गाइडलाइंस भी हैं रिटेल बैंकिंग पर। तो एक ये एडिशनल चैनल बन जाएगा बैंकिंग ओम्बड्समैन प्रोसेस के अलावा जो आरबीआई का है। अब इस इनिशिएटिव के अंदर कस्टमर जो है अपने बैंक क्लिनिक वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, जो विद इन 5 वर्किंग डेज़ में रिजॉल्व की जाएगी और उनको रिप्लाई दिया जाएगा। गोल ये रहेगा कि टाइमली और इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ कस्टमर इशूज़ किया जा सके। बैंक क्लिनिक जो है गुडविल बनाने में हेल्प करेगा कस्टमर्स के साथ। तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो एक नेशनल ट्रेड यूनियन है बैंक एम्प्लॉयज़ की, 1946 में बनाई गई थी, चेन्नई में हेडक्वार्टर है और उन्होंने ही इसको इनिशिएटिव को चलाया है और ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं राइट्स, वेलफेयर और इंटरेस्ट ऑफ बैंक वर्कर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीडफ्लेशन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी से डेमोक्रेटिक प्रोसेस हार्म होता है, लेकिन कुछ लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर इनइक्वालिटी नहीं होगी तो ये एक्चुअली बेनिफिशियल है। अगर इनइक्वालिटी नहीं होगी तो एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं होगी, है ना, किसी को इंसेंटिव ही नहीं होगा फिर कोई तो काम करने का। तो ग्रीडफ्लेशन इसके अंदर कंसेप्ट आता है। ग्रीडफ्लेशन में क्या होता है कि कॉर्पोरेट ग्रीड की वजह से जो है, जो उनकी प्रॉफिट की ग्रीड होती है उसकी वजह से वो प्राइसेस को बढ़ा देते हैं रादर दैन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड या वेजेस अगर बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन होती है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होती है? रेट एट विच जनरल प्राइसेस जो है गुड्स और लेवल के जो है बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, उसको हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। कॉस्ट पोल्यूशन इन्फ्लेशन होती है जिसमें कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं इनपुट कॉस्ट के, उसकी वजह से उनको महंगा पड़ रहा है सामान बनाना, तो फिर वो प्राइस बढ़ा देते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज हो रहा है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है उस प्रोडक्ट की। कई और अदर फैक्टर्स भी होते हैं इन्फ्लेशन के, लेकिन ग्रीडफ्लेशन के फैक्टर्स ये होते हैं कि कॉर्पोरेट्स जो है वो एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं, प्राइसेस बढ़ा देते हैं उसके लिए, वो एक्चुअल इनपुट कॉस्ट की जो जितनी इंक्रीज़ होता है उससे ज़्यादा वो प्राइस बढ़ा देते हैं। कुछ लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं इन जो इससे इनइक्वालिटी आती है वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को जन्म देती है, लेकिन कुछ ये कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी जो इससे आ रही है वो ज़रूरी भी है, अदरवाइज़ तो एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको प्रॉफिट मोटिव ही नहीं दिखेगा तो वो एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे ही क्यों। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इकत डिज़ाइन। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नाबार्ड के विड्रॉल के बाद इकत वीवर्स जो हैं वो अपने ही कंट्रोल, मैनेज और ऑपरेशंस कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो इकत डिज़ाइन क्या है? इकत ओरिजिनेट होता है इंडोनेशियन मलाय वर्ड मैंगिकत से और ये एक फ़ीचर करता है रेजिस्ट डाइंग प्रोसेस को, जिसमें थ्रेड्स को डाई किया जाता है वीविंग से पहले। एंशियंट इंडिया में भी रेफरेंसेस दिखते हैं इकत के, जिसमें कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है आपका ललिता विस्तार सूत्र और अजंता केव मुराल्स, वहाँ पर हमें ये जो है एंशियंट रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फिर सिंगल एक दो तरह के होते हैं इकात। इकत में जो पहला सिंगल इकत होता है उसमें डाइंग होती है पहले वार्प, या तो वार्प की या फिर वेफ्ट थ्रेड्स की। डबल इकात में जो है वो दोनों वार्प और वेफ्ट थ्रेड्स दोनों की जो है इंटीग्रेटली रेजिस्ट डाई की जाती है वीविंग से पहले। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम ये जो इकत डिज़ाइन और भी कई सारे जो हैं जीआई टैग्स दिए गए हैं इस रीजन में, जैसे पाटन का पटोला, राजकोट का पटोला, उड़ीसा के बंधा, इन सब को जो है की रीजन्स के जो है जीआई टैग्स मिले हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वायरस लाइक पार्टिकल्स। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के, उन्होंने डेवलप किया है एक नॉवल वे ऑफ जनरेटिंग नॉन इन्फेक्शियस निपा वायरस लाइक पार्टिकल लेबोरेटरी में। तो वायरस लाइक पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जो कि रिजेंबल तो करते हैं वायरस को, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं करते हैं। बहुत इफेक्टिव होते हैं ये वैक्सीन्स बनाने के लिए, बहुत रियल वायरल मॉलिक्यूल्स की तरह ही होते हैं ये। तो उससे क्या होता है कि बॉडी को पता लग जाता है कि ये वायरस जो है ये ऐसा होता है और फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट देने लगती है। जब बॉडी धीरे धीरे पहचानने लगती है इसकी वजह से जो है वायरस लाइक पार्टिकल को, तो वो वायरस जो ओरिजिनल आएगा बाद में उसको भी पहचानेगी और उसके इन्फेक्शन को रोक देगी। ठीक है, एक वीएलपी वैक्सीन जो है वो बैक्टीरिया, यीस्ट, इंसेक्ट या मेमेलियन सेल्स किसी का भी यूज़ करके बनाई जा सकती हैं। वीएलपीज जो होते हैं उनको नैनो मशीन्स की तरह भी यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक साइट्स या स्पेसिफिक सेल्स में बॉडी के। तो नीपा वायरस क्या है? नीपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड फूड या डायरेक्टली बिटवीन पीपल। शुरू में तो एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकते हैं पेशेंट, बट बाद में एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस या फेटल एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है। पहली बार ये मलेशिया और सिंगापुर में 1996 और 1999 में हुआ था।
करंटली कोई ड्रग नहीं है, बस इंटेंसिव सपोर्ट केयर दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हुंगा टोंगा हुंगा हापाई। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक न्यू स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें कहा गया है कि जो 15 जनवरी 2022 को इरप्शन हुआ था हुंगा टोंगा वोल्केनो में, उससे अनयूजुअल वेदर देखने को मिलेगा इस रीजन में फॉर द रेस्ट ऑफ द डेकेड। तो हुंगा टोंगा क्या है? हुंगा टोंगा एक सबमरीन स्ट्रेटो वोल्केनो है टोंगन आर्कीपेलगो में, सदर्न पैसिफिक ओशन में। जो ये वोल्केनो है, ये इसमें स्मॉल आइलैंड्स ऑफ हुंगा टोंगा और हुंगा हापाई आते हैं। ये वोल्केनो पार्ट है हाईली एक्टिव टोंगा कार्माडक आइलैंड वॉल्केनिक आर्क का, जो कि एक सबडक्शन जोन है जो कि न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट से लेके फिजी तक एक्सटेंड होता है। ये रेगुलरली इरप्ट होता रहा है पिछले कुछ डेकेड से। एक काइंड ऑफ ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होते हैं? टॉल, स्टीप या कोन शेप्ड टाइप ऑफ वोल्केनो। अनलाइक फ्लैट शील्ड वोल्केनोज, ये इनकी हायर पीक्स होती हैं। टिपिकली ये सबडक्शन जोन से ऊपर रहते हैं और ये लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वॉल्केनोज हैं अर्थ के इंडिविजुअल वॉल्केनोज के, अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो। मोर विस्कस लावा ये एमिट करते हैं और एक्सप्लोजिव इरप्शंस होती हैं इनमें, और यूजुअली इनमें स्मॉल क्रेटर भी रहता है एक, ठीक है, इनके पीक पर। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is postal ballot. This topic is important for your polity section. So ahead of the vote counting for the Lok Sabha elections on 4th of June, India bloc has requested the Election Commission of India to instruct returning officers to first count the postal ballots before starting the EVM vote count. So what is postal ballot or postal voting? Postal voting is basically known as absentee voting, and it is a method of voting in which electors cast their ballots by mail rather than going in person at a polling station. So this method is important for those who are away from their home constituency, okay, like the members of the armed forces, paramilitary forces, government employees. Absentee voters are also there who are unable to vote in person due to reasons like being away from home for work, illness or disability. Then there are some government officials and polling staff also who are assigned duties outside their home constituencies. Individuals who are detained under preventive custody are also eligible to vote through this process. So this facility was extended to those who were infected with COVID during the COVID-19 pandemic in 2020. And in Bihar elections of 2020, the EC recommended that this postal ballot facility be extended to all those who are above the age of 65 years, because at that time it was not considered safe for the senior citizens to go out and vote in person due to them getting infection. Okay, so but now the COVID threat has subsided. That's why the government decided to raise the minimum age for senior citizens eligible for postal ballot voting to 85 years from previous age group. Okay, so till 2019 elections, what was happening is that counting of postal ballots was taken up first, and then EVM counting began after 30 minutes of postal ballot counting. But after 2019 elections, EC decided to tweak the guidelines because the number of postal ballots had gone up now. EVM counting can proceed regardless of the postal ballot count staged right now. And as per the new guidelines, after 30 minutes of commencement of postal ballot counting, the EVM counting can start. Now, the rules for mandatory recounting of postal ballots have also been revised. Now, only those postal ballots will be re-verified who have been declared invalid. So, a total of 22 lakh postal ballots were there in 2019 elections, but it is being said that in this elections the number will be much higher. So what has happened is that opposition is claiming that section 54A of the 1961 rules say that returning officers shall first deal with the postal ballot papers, and opposition parties are saying that EC's 2019 directive is undermining this particular rule, and EC cannot nullify the rules through executive directions by issuing just letters. So 2020 Bihar elections was the first time when these postal elections were counted at the end of the counting of EVM votes. At that time also, a lot of controversy happened. Okay. So the next topic is doctrine of merger. This topic is important for your polity section and governance section. Supreme Court has recently observed that extraordinary powers under Article 142 of the Constitution is an exception to the doctrine of merger and the rule of stare decisis. So what is doctrine of merger?
It is a common law doctrine founded on the principle of maintenance of decorum and propriety in the functioning of courts and tribunals. So the doctrine of merger provides that when an appellate court passes an order, the order passed by the lower court on the same matter will merge with that order. The underlying logic here is that there can be no more than one decree or operative order governing the same subject matter at a given order of time. So this doctrine solves the issue that which order must be enforced if the two orders exist at the same time on the same matter. So this decree says this doctrine says that order passed by the superior court uh, or the successive order would automatically prevail, and the order of the lower court would automatically be merged with the order which has been passed by the superior court. Okay. Of course, this doctrine has not been recognized statutorily anywhere as of now. Okay, what is doctrine of stare decisis? It is the doctrine which says that courts must follow previously made judicial decisions in cases where the same legal issue are brought. So basically, it is the synonym of precedents. So this doctrine says that an obligation is there on courts to refer to the precedents when taking a certain decision on certain matters. So the next topic is bank clinic. This topic is important for your economy section. So All India Bank Employees Association have launched this bank clinic initiative to assist bank customers with grievance redressal. So this initiative is by the All India Bank Employees Association to assist bank customers with grievance redressal amid the expansion of technology and RBI's guidelines on retail banking. So it is also serving as an additional channel alongside the normal banking ombudsman process of the RBI. So how would it work? So under this initiative, customers would be able to register their complaints on Bank Clinic website, and within 5 working days, they will receive a reply detailing the available remedies and relevant RBI guidelines on their specific issue. The goal is to ensure timely and effective redressal of customer issues, and the Bank Clinic would help build goodwill among with customers. What is AIBEA? It is basically a national trade union representing the bank employees across India, and it plays a crucial role in advocating for the rights, welfare, and interest of the bank workers. Okay. So the next topic is greedflation. This topic is important for your economy section. So several and also your social issues. So several people are arguing that inequality harms democratic process, but other people are arguing that inequality is actually beneficial because it acts as an incentive to the entrepreneurs to start a business. So what is greedflation? It is a scenario in where inflation in an economy is not driven by other factors, but by the greed of the entrepreneurs to make profit and artificially increase the prices. So what is inflation in general? It is the rate at which the general price of goods and services rise in an economy. So it can be cost push inflation, that input costs are rising for a product. So that's why the corporates are or the companies are forced to increase price. Then there is also demand pull inflation, in which the prices are rising because there is excess demand. But there are other factors also, like several other factors, like if a war breaks out or crude oil prices hike. Then there is greedflation, in which the corporates are exploiting the existing inflation by raising prices far beyond their actual input cost increases. So that's why people say that inequality caused by this greedflation harms the democratic process by concentrating wealth and power in the hands of few. But some people are believing that a certain level of inequality can be instead beneficial because it incentivizes the entrepreneurs to start businesses. While inequality can incentivize entrepreneurship, it also has detrimental effects on economic welfare and growth. Okay. So the next topic is ikat design. This topic is important for your art and culture section. So recently, after NABARD's withdrawal, ikat weavers have themselves assumed the control, operations management, and growing of the business. Ikat originates from the Indonesian or Malay word mangikat, which means bind. It features a resist dyeing process where threads are dyed before weaving. So these fabrics exhibit unique blurred effects due to slight misalignments of threads. So ancient references to ikat include Buddhist Lalit Vistar Sutra and the Ajanta caves murals. So there are two types of ikat. First is the dyeing, in which either warp or the weft threads are dyed, and it is a simpler and quicker to produce. Then there are double ikat, in which both warp and weft threads are intricately resist dyed for precise alignment, and so that they can be they can be complexly organized. Okay. So apart from ikat, there are other types of
There are many types of ikat designs which have been enjoying the GI tags, like Patan's Patola, Rajkot Patola, Odisha's Bandha, etc. Okay. So the next topic is virus-like particles. This topic is important for your science and tech section. So scientists at the Institute of Advanced Virology have developed a novel way of generating non-infectious Nipah virus-like particles in the laboratory. So these virus-like particles are molecules which resemble viruses but they lack infectivity. They are a very effective way of creating vaccines against diseases like HPV, hepatitis B, malaria, and others. So they are very similar to real viral molecules. That's why introducing this virus-like particle into the body would trigger an immune response, and the body would start responding and recognizing this virus and prevent infection in the future. A VLP vaccine can use bacterial, yeast, insect, or mammalian cells. Most recently, VLPs have been employed as nanomachines to deliver pharmaceutically active products to specific sites and into specific cells in the body. What is Nipah virus? It is a zoonotic virus which is transmitted through the contaminated food or directly between people. If in infected people, it causes a range of illness from asymptomatic infection to acute respiratory illness and fatal encephalitis. It first broke out in Malaysia and Singapore in 1998 and 99 respectively. Currently, there are no drugs available, so intensive supportive care is also only recommended. So the next topic is Hunga Tonga Hunga Hapai. This topic is important for your environment section. So a new study has been published recently which shows that the volcanic eruption of January 2022 on the Hunga Tonga by the Hunga Tonga volcano could cause unusual weather for the rest of the decade in this region. So Hunga Tonga is a submarine stratovolcano in the Tongan archipelago in the southern Pacific Ocean. So it includes the small islands of Hunga Tonga and Hunga Hapai. This volcano is part of the highly active Tunga Kermadec Island volcanic arc, which is a subduction zone extending from New Zealand north to northeast of Fiji. So it has erupted regularly over the past decades. Okay. So what is a stratovolcano? It is a tall, steep, and cone-shaped type of volcano. And unlike flat shield volcanoes, they have higher peaks. They are typically found above the subduction zones, and they comprise the largest percentage of Earth's individual volcanoes. The lava from them is very viscous, and they suffer explosive eruptions also. At their peak, they usually have a small crater also. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.